हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, हम लास्ट चैप्टर लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 का लास्ट चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यहाँ पर ये हमारी हिस्ट्री भी फिनिश हो जाती है और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मैं हर वीडियोस के बाद यानी पूरी हिस्ट्री जैसे पूरी हो जाती है तो उसके एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू के हम एंड पढ़ा पर पहुंच चुके हैं। अब ज्योग्राफी के लगातार मिलेंगे, तो इसीलिए आप पहले लेक्चर को जरूर देंगे जिससे आप समझ पाए। तो बात करते हैं यहाँ से कि योहान गुटेनबर्ग के पिता, ये कहानी है। योहान गुटेनबर्ग एक व्यक्ति है। ये इसलिए मुद्रण संस्कृति की बात आ रही है कि छपी कैसे करेंसी का चलन कैसे हुआ, कहाँ से आया, प्रिंटिंग प्रेस कैसे हुई। मुद्रण संस्कृति का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, छपना, रंगाई पुताई, प्रेस, कागज का छपना, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब कैसे हुआ, कहां से कहानी चालू हुई, उसके बारे में। तो योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता था। जैसे खर पेरते हैं ना लाए से, ऐसे जैतून पेरने की जिसमें तेल निकलता है, वो बचपन से देख रहा था। योहान गुटेनबर्ग के जो बच्चा था उसके पिता इस काम को करते थे। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी का काम, अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी। यानी जो जैतून प्रेस थी, जिस जैतून की मशीन को उसने बचपन से देखा था पेरने वाली को, वही प्रिंटिंग प्रेस बनाने का सबसे पहला उसके दिमाग में मॉडल आया। और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृति को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक यह यंत्र मुकम्मल कर लिया, यानी पूरा कर लिया। यानी अक्षरों के लिए उसने क्या किया, धातु लोहा हो सकता है, धातु पर उसने मतलब सांचा बनाया। जैसे ए लेटर है तो ए लेटर, धातु पर ए लेटर बोड़ दिया, तो पत्थर का काम भी सीख गया था ना वो। तो ये सबसे पहले योहान गुटेनबर्ग के दिमाग में इस तरीके से हुआ। अब आता है मुद्रण तकनीक के शुरुआत में छपी किताबें। यानी मुद्रण तकनीक जब आई तो उसमें क्या हुआ, कैसी किताबें छपी। सबसे पहले मुद्रण की तकनीक, ये छपाई की तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। 549 ईस्वी में चीन में स्याही लगी तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाती थी। यानी तख्ती है, उस पर अक्षर लिखे हुए हैं, या तख्ती पर या लकड़ी की है, उस पर गोड़ दिए गए हैं अक्षर, ठीक है, उकेड़ दिए गए, उस पर स्याही लगा दी, उस पर कागज चिपकाया। तो ये ऐसे किया जाता। पारंपरिक चीनी किताब में कह रहा है चीनी का किताब मतलब ये शुगर की बनी हुई चीनी किताब, मतलब चीन में बनी हुई किताब। एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़कर बनाई जाती थी। किताबों को सुंदर व सही तरीके से लिखने के लिए सुलेखकों को नियुक्त किया जाता था। मतलब लिखने वाले व्यक्ति रखे जाते थे जिसकी राइटिंग साफ हो। बहुत लंबे समय तक चीन मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा राष्ट्र बना रहा। यह छापी जाने वाली चीजों का सबसे बड़ा केंद्र चीन बना रहा। चीन में शहरी संस्कृति के विकास का प्रभाव छपाई पर पड़ने लगा। काल्पनिक किस्से, यानी जो मनगढ़ंत कहानियां सुनाते ना बड़े बड़े, कहानियां, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय संकलन और रोमानी नाटक नए पाठकों के पसंद के मुख्य केंद्र बिंदु थे। अमीर महिलाओं ने भी किताबें पढ़नी शुरू कर दी और वे खुद भी कविताएं व नाटक लिखने लगी। अंत में हाथ की छपाई का स्थान यांत्रिक छपाई ने ले लिया, यानी मशीन ने। कैसे, सुनिए, मैं इसको एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा आपको। डायग्राम देखिएगा बेटा सभी के सभी, कि देखो चीन, जापान, कोरिया में सबसे पहले तकनीक विकसित हुई। फिर 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर किताबें या कागज रखकर उन्हें प्रिंट किया जाता था। यह एक्कॉर्डियन शैली कहलाती थी, एक्कॉर्डियन शैली। फिर सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु आवश्यक पुस्तकें, यानी सबसे पहले यूपीएससी की जो परीक्षाओं के लिए किताबें छापी गई, वो भी सबसे पहले कहां पर मिलती थी, चीन में। फिर व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, मतलब हिसाब किताब के लिए। संघाई, जो कि चीन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, आज भी मुद्रण संस्कृति का नया केंद्र बन गया। और चीनी बौद्ध प्रचारक जो बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे, 768 से 770 ईस्वी में अपने साथ छपाई की तकनीक लेकर फिर वो कहां पहुंच गए, जापान। अब सोच रहे होगा छपाई की तकनीक कैसे, वो छपाई की तकनीक का प्रचार करने लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे, लेकिन उनके पास किताबें थी छपी हुई, तो इस तरीके से छपाई पहुंच गई। और जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 863 ईस्वी में छापी गई। ठीक है ना बेटा।
तो जापान पहुंच गई। तो 768-70 ईस्वी में चीनी बौद्ध प्रचारक छपाई की तकनीक जापान लेकर आए। मध्यकालीन जापान में कवि और गद्यकार की किताबें सस्ती व सुलभ थी। 18वीं सदी के आखिर में एडो यानी टोक्यो, जो कि आज कहलाता है टोक्यो, जो कि आज कौन सा शहर कहलाता है? टोक्यो। जापान की राजधानी है ना टोक्यो, अगर गलती हो गई तो माफी। टोक्यो शहर की चित्रकारी में सारी शहरी संस्कृति का पता मिलता है। हाथ से मुद्रित अनेक प्रकार की किताबों से पुस्तकालय और दुकानें भरी पड़ी थी, हाथ से लिखी हुई की। बाद में तो फिर मशीन आ गई। अब वहां से सुनिए कि यूरोप में मुद्रण तकनीक का आगमन। अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए कि पहले चीन, चीन से जापान, जापान से यूरोप कैसे है। तो 11वीं सदी में चीन से रेशम मार्ग के रास्ते कागज यूरोप में पहुंचा था पहले। फिर 1229 में मार्को पोलो चीन में काफी कुछ खोज करने के बाद इटली लौटा था। इसने चीन से छपाई की तकनीक का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। यानी मार्को पोलो चीन में खोज करने के बाद, वहां की चीजों को समझने के बाद जब इटली वापस लौटा तो अपने साथ छपाई की तकनीक भी समझ कर गया। कागज ने किताबों और पांडुलिपियों के उत्पादन को असंभव आसान बना दिया। काठ की तख्ती बनी किताबों के आने के बाद यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल गई। अब तो फिर बढ़ती चलेगी। विलासी संस्करण बेस कीमती वेलम पर या चर्म पत्र पर छापे जाते थे। विलासी संस्करण जानते हो? जैसे कोई भी गुप्त किताबें, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, उन चीजों की, या बेस कीमती वेलम। अब बेस कीमती वेलम जिनकी बहुत अमूल्य चीजें हैं, या जैसे कि गुप्त कोई भी योजना है, उनको चर्म पत्र पर यानी खाल के परत पर छापा जाता था। पुस्तक विक्रेता सुलेखकों को रोजगार देने लगे, लिखने वालों को। एक पुस्तक विक्रेता के पास उस समय 50 सुलेखक काम करते थे, 50 छापने वाले। पांडुलिपियां बेहद नाजुक होती थी, इसलिए उनके रखरखाव और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अनेक मुश्किलें आती थी, फट जाती थी ना वो। यूरोप में तख्ती छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। अब किताबों की छपाइयों के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। अब सुनिए मुद्रण का यूरोप जाना। कि सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा, भी बताया था। फिर 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली लौटा और किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक यानी लिखने वाले, जिसे कातिब कहा जाता है, कातिब, क्या कहते थे उसे बेटा? कातिब, को रोजगार देने लगे। और हाथ से लिखी पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूरा कर पाना असंभव था, हाथ से लिखने में टाइम लगता है। तो अब मशीन की जरूरत महसूस होने लगी। अब लौट कर आते हैं बेटा उसी कहानी पर गुटेनबर्ग की। यानी गुटेनबर्ग जिनके पिता एक व्यापारी थे, जिसने जैतून पेरने की मशीन को देखा, पत्थर पर कला सीखी और सुनारी का काम भी किया था। तो वही बात कि गुटेनबर्ग एक व्यापारी के संतान थे। वह संपन्न परिवार में पढ़ लिखकर बड़े हुए। गुटेनबर्ग ने 1448 तक छपाई के लिए एक यंत्र को तैयार कर लिया। गुटेनबर्ग ने 180 प्रतियां यानी कॉपी पहली किताब बाइबल छापी थी। यानी गुटेनबर्ग ने 180 किताब मतलब 180 प्रिंट कर दी किताबें, वो पहली किताब थी बाइबल। नई तकनीक ने हाथ से छपाई की जगह पूरी तरह से ले ली थी, क्योंकि जरूरत भी हो रही थी, हाथ से लिखने वाली किताबों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी ना। शुरुआत में छपी किताबों का स्वरूप पांडुलिपियों जैसा लगता था। लगभग 100 साल के बीच में यूरोप के अधिकतर देशों में छापे खाने खुल गए, प्रिंटिंग प्रेस खुल गई। जर्मनी के प्रिंटर दूसरे देशों में नए छापे खाने खुलवाने जाते थे और 15वीं सदी में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आ गई। 2 करोड़ छपी हुई किताबें आई मशीनों से, जो कि 16वीं सदी में फिर 20 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 20 करोड़, 10 गुना वृद्धि। अब मुद्रण क्रांति के दौरान नया पाठक वर्ग, यानी जब मुद्रण क्रांति आ गई, छपाई छपकर किताबें बाजार में लगी, तो एक नया वर्ग उदित हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं पाठक वर्ग, पढ़ने वाला वर्ग। जब किताबें बाजार में पूरी तरह से फैल गई, तब नए पाठकों का एक समूह तैयार हो गया। पहले ज्ञान का सिर्फ मौखिक लेन देन ही होता था, मुंह से ही हम ज्ञान समझते थे, जैसे आज ही भागवत में देते हैं। लेकिन जनता पाठक बन चुकी थी, पढ़ने वाली बन चुकी थी। और 20वीं सदी तक यूरोप में बहुत कम लोग साक्षर थे, इसलिए पाठक वर्ग का संक्रमण आसान नहीं था, क्योंकि जब इतना पढ़ने का शौक नहीं था, लोग पढ़ते नहीं थे। मुद्रकों ने पाठक बढ़ाने के लिए, पढ़ने वाले बढ़ाने के लिए लोकगीत लिखे, लोक कथाओं की पुस्तकों अधिक से अधिक चित्रों के साथ छापना शुरू कर दिया। ये कम से कम चित्रों से तो आकर्षित होंगे देख देखकर। सजी धजी किताबों को ग्रामीण सभाओं और शराब घरों में गाया सुनाया जाने लगा। इस तरह से छपाई की गई पुस्तकें
मौखिक अंदाज में फैलने लग गई, यानी एडवर्टाइजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका अपनाया उन्होंने, चित्र का प्रयोग करके। अब धार्मिक विवाद और मुद्रण का प्रतिरोध, जब कोई चीज पनपती है तो उसके कुछ अपोजिट भी होते हैं। सत्ता के विचारों से परेशान लोग अपनी बातों को छपाई के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते थे। मुद्रित किताबों के आने से एक वर्ग नाखुश भी था कि कुछ धर्मगुरु जिनका धंधा चलता था, भगवान के नाम पर पैसा मांग रहे हैं, झाड़ फूक अंधविश्वास, सम्राटों कलाकारों की चिंता नव मुद्रित साहित्य की व्यापक आलोचना का मुख्य आधार बनी। मार्टिन लूथर द्वारा धर्म सुधार के लिए 95 स्थापनाएं लिखी गई थी। धर्म के सुधार के लिए स्थापनाओं का मतलब है बेटा 95 बात लिखी गई। शिक्षा, लूथर द्वारा लिखे लेख इतने अधिक पसंद किए गए कि इसकी वजह से चर्च में विभाजन हो गया और लूथर के अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई, जिसके बाद दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। उसके ज्ञान का इतना प्रसार हुआ कि 5000 बिक गई और उसी की बात से प्रभावित होकर फिर बिकी तो फिर और निकालनी पड़ी, यानी और प्रिंट करनी पड़ी। लूथर ने अपने प्रचारों की प्रसिद्धि देखते हुए कहा जाता था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है कि जिससे लोग जागरूक हो पा रहे हैं। तो ये खुद लूथर ने अपने विचारों प्रकट किया कि मुद्रण सबसे बड़ी ईश्वर की महानतम चीज है, तोहफा है। मोनोगियो ने जब बाइबल के नए अर्थ निकालने शुरू किए उसे 2 बार पकड़ा गया था और आखिर में मौत की सजा दे दी गई। 1558 से जिन जिन किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनकी सूची तैयार की जाने लगी। अब आता धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर क्या था? क्या अधिकांश लोगों को यह वह था कि अगर मुद्रण की किताबें आ गई तो लोग विद्रोही हो जाएंगे, धार्मिक नहीं रहेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग के अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने कैथोलिक चर्च की बुराइयां की, क्योंकि 2 ग्रुप बन गए थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की। धर्म विरोधियों को सुधारने के लिए रोमन ने इंक्विजिशन आरंभ कर दिया है। 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित की कि भाई ये किताब बैन है, अब ये छापी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है और अगले वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो सभी बच्चे हमसे जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें, प्रमोट करें इस चैनल को, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल इतना आगे बढ़ पा रहा है और मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश होंगे। आपको पूरी तरीके से अच्छी पढ़ाई कराई जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी आशा के साथ स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।